ट्रांसक्रिप्शन, है ना। और जब डीएनए के स्ट्रैंड पे आरएनए बनता है उसको अपन बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, राइट। अब देखो ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि ट्रांसक्रिप्शन मैंने आपको लास्ट टाइम ही बताया था कि देखो रेप्लिकेशन जब होता है ना, जहां पे आपको डाउट हो मेरे से पूछिएगा, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था कि जैसे सपोज दैट ये डीएनए का हमारा टेम्पलेट है। आप इस डीएनए के टेम्पलेट पे अगर डीएनए से डीएनए बनता है ना, तो पहले क्या होता है, हमने क्लास में पढ़ा होता है कि अनवाइंड होता है। तो डीएनए पूरा का पूरा एक एंड से टोटल डीएनए अनवाइंड होना स्टार्ट हो जाता है। डीएनए अनवाइंड हो जाता है, दोनों स्ट्रैंड ओपन हो जाते हैं और ओल्ड वाले जिसको हम टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं उस पे एक नए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हो जाता है। इस तरह से एक डीएनए के स्ट्रैंड पे, है ना, एक डीएनए से दो डीएनए के स्ट्रैंड, एक डीएनए से दो डीएनए का फॉर्मेशन हो जाता है। तो एक डीएनए हो गया और एक डीएनए हो गया, है ना। और दूसरा क्या है कि एक पुराने डीएनए के स्ट्रैंड पे एक नया वाला डीएनए बन गया, इधर भी पुराने वाले डीएनए के स्ट्रैंड पे एक नया वाला डीएनए बन गया। तो इस तरह से डीएनए के स्ट्रैंड पे डीएनए का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है ना। तो इस तरह से डीएनए से डीएनए बन जाता है, इसको हम रेप्लिक। तो कुल मिलाकर के कि जब भी डीएनए से डीएनए बनेगा, मतलब जब रेप्लिकेशन होगा आपका, तो रेप्लिकेशन की प्रोसेस में एक डीएनए से दो डीएनए का फॉर्मेशन होगा। नए बनने वाले डीएनए में एक ओल्ड स्ट्रैंड होगा, दूसरा पुराना स्ट्रैंड होगा। ये बात हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे। अब बात करते हैं डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि डीएनए से डीएनए बनने में और डीएनए से आरएनए बनने में फर्क क्या है। लेकिन जब डीएनए से आरएनए बनता है तो शायद मैंने आपको लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया होता कि डीएनए का पूरा जो स्ट्रैंड होता है वो अनवाइंड नहीं होता है। किसी डीएनए के थोड़े से पार्ट में आरएनए का फॉर्मेशन होता है। तो जब आरएनए बनना होगा तो होगा क्या कि डीएनए कहीं पे बीच में अनवाइंड हो जाएगा जहां पे आरएनए बनना होगा, बाकी पूरा का स्टैंड एज इट इज रहेगा। तो इस तरह से डीएनए जहां पे आरएनए बनने वाला था वहां पे डीएनए अनवाइंड हो गया। अब क्या होगा, इन दो में से किसी भी एक स्टैंड में, है ना, समझ गया ना, किसी भी एक स्टैंड में, जिस स्टैंड में आरएनए बनना होगा, तो एक स्टैंड में आरएनए का फॉर्मेशन होगा। ये मतलब आरएनए बन गया। तो डीएनए के स्टैंड पे आरएनए का फॉर्मेशन हो गया। डीएनए के स्टैंड में आरएनए का इस तरह से फॉर्मेशन हो गया। डीएनए के स्टैंड में आरएनए बनने के बाद ये आरएनए आपका बाहर निकल करके आ गया, एमआरएनए, है ना। तो डीएनए से आरएनए बन गया। आरएनए बनने के बाद दोबारा से ये जो डीएनए का स्टैंड है ये रिवाइंड हो जाता है। इस तरह से रिवाइंडिंग हो जाती है ना। तो डीएनए पे फिर रिबाइंडिंग हो गई, आरएनए अलग हो गया, ठीक है, ये दोबारा से डीएनए का स्ट्रैंड बन गया, है ना। और इस तरह से आरएनए अलग हो गया, है ना। इस तरह से आरएनए अलग हो गया। तो इस प्रोसेस को आप रेप्लिकेशन, तो सॉरी ये बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो डीएनए से डीएनए का बनना रेप्लिकेशन और डीएनए से आरएनए का बनना दैट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन। क्लियर है यहां तक, दोनों में डिफरेंस समझ में आया? सर जी डीएनए बनना, हाँ बेटा, डीएनए से आरएनए बनना को कहते हैं रेप्लिकेशन। ट्रांसक्रिप्शन, मैंने लिखा ना ट्रांसक्रिप्शन। यस सर। कल मैंने डीएनए आपको से बताया, मैंने रेप्लिकेशन। आपको बताया, देखो मैंने आपको बताया था कल, मैंने कल भी बताया था आपको कि एक डीएनए से डीएनए बनना, तो डीएनए से जब डीएनए बनता है उस प्रोसेस को आप क्या कहते हो, रेप्लिकेशन। यस सर। रेप्लिकेशन। फिर डीएनए से आरएनए बनना, और ये तीनों चीजें सीरीज में होती हैं। पहले रेप्लिकेशन नहीं होता है, फिर डीएनए से आरएनए बनता है। तो जब डीएनए से आरएनए बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन, है ना। और फिर क्या होता है, आरएनए से बनती है क्या, प्रोटीन। तो आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रोसेस को ट्रांसलेशन, क्लियर है ना। तो पहले पहले प्रोसेस क्या, रेप्लिकेशन, फिर क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन, फिर क्या होता है ट्रांसलेशन। इस तीनों प्रोसेस सीक्वेंस में होती हैं। इस सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलते हैं,
सीक्वेंस को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा। क्या बोलते हैं? सेंट्रल डोग्मा। नोट कर लो, सेंट्रल डोग्मा पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है। सेंट्रल डोग्मा क्या है? व्हाट इज सेंट्रल डोग्मा? तो दिस कंप्लीट प्रोसेस इज कॉल्ड सेंट्रल डोग्मा। यस सर। क्लियर? यस सर। ठीक है बेटा, चलो अब समझो बात को कि अब ये हटा दूं पूरा डायग्राम, नीचे पूरा हटा दूं? यस सर। जो मैंने बनाया ड्रॉ किया वो हटा दूं? किसी को कोई डाउट? नो सर। नो। कॉल एंगमो क्लियर है दोनों को बेटा? अच्छा ठीक है, चलो अब देखो, अब देखो ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस क्या है? डीएनए से आरएनए बनने की। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, है ना? अब ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि स्टैंड ओपन हो जाते हैं, है ना? देखो ये है 3 to 5 स्टैंड और ये है 5 to 3 स्टैंड, है ना? दोनों एंटी पैरेलल स्टैंड होते हैं। बीच से जहां पे ट्रांसक्रिप्शन होना था वो हिस्सा ओपन हो गया। ओपन होने के बाद अब बेटा क्या होता है समझो बात को। यहां पर ये आप एक एंजाइम देख रहे हो ना, आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है ना? ठीक। अब होता क्या है कि जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होना होता है, जिस पॉइंट से, तो जैसे ट्रांसक्रिप्शन कहां से स्टार्ट हुआ होगा? आरएनए बनना यहां से स्टार्ट हुआ होगा, यहां से, है ना? यस सर। तो जहां से आरएनए बनना स्टार्ट हुआ है वहां पर उस वाले पर्टिकुलर पार्ट पर ना, इस पर्टिकुलर पार्ट पे, है ना, एक सीक्वेंस रहा होगा। जिस सीक्वेंस पे आरएनए पॉलीमरेज अटैच होता है उस सीक्वेंस को हम लोग बोलते हैं क्या? प्रमोटर सीक्वेंस। तो प्रमोटर वो साइट होती है जिस साइट पे आ करके, या यूं कहें वो सीक्वेंस होता है जहां पे आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है? रुकता है। अब आरएनए पॉलीमरेज की भी चलने की जो डायरेक्शन है वो 5 to 3 प्राइमेट है। तो आरएनए भी कैसा बनता है? 5 to 3 प्राइमेट, ऐसे बनना है ना? क्यों? आरएनए पॉलीमरेज की भी चलने की जो डायरेक्शन है वो 5 प्राइमेट to 3 प्राइमेट है। तो आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर पे अटैच होता है और आगे की तरफ मूव करता है। ये क्या करता है कि डीएनए के स्टैंड में, बहुत ध्यान समझिएगा, डीएनए के स्टैंड में आरएनए का फॉर्मेशन करता है, राइट? जो जिस स्टैंड को टेम्पलेट की तरह, तो ये टेम्पलेट है ना, है कि नहीं? ये तो टेम्पलेट है जिसपे नया वाला डीएनए बनता है, जिसपे नया वाला डीएनए आरएनए कोई चीज बनती है। टेम्पलेट का मतलब क्या होता है बताओ भाई? टेम्पलेट मींस क्या होता है? व्हाट इज टेम्पलेट? बोलो भाई लोगों, टेम्पलेट क्या होता है? ये पहले तो मुझे ये बताओ। जेरिंग, व्हाट इज टेम्पलेट? एटलीस्ट बताओ भाई, टेम्पलेट क्या होता है? हम लोग बार बार टेम्पलेट की बात कर रहे हैं। लास्ट टाइम में हम लोग टेम्पलेट की बात कर रहे थे, लास्ट क्लास में। व्हाट इज टेम्पलेट? जल्दी बताओ कूल, व्हाट इज टेम्पलेट? ऐसे मत करो भैया, कुछ तो सर बताओ। प्लेट या फिर हाँ, नहीं, कॉल बताओ। ये ठंड ज्यादा पड़ रही है क्या? तुम लोग इतनी देर में बोलते हो। कितना टेम्परेचर है वहां पे? क्यों? बोलो भाई। सो तो नहीं रहा कोई? सोना मना है भाई क्लास में। क्यों? एंगमो बोलो भाई, तुम भी तो कुछ बोलो। कोई नहीं बताएगा। सर वो जो जीएनए कोड को नहीं, टेम्पलेट सिर्फ सिर्फ मुझे ये बताओ, टेम्पलेट का मतलब क्या होता है? बस इतना बता दो। टेम्पलेट मतलब व्हाट डज इट मीन बाय टेम्पलेट? कैरियर। नहीं बता, देखो टेम्पलेट को तो समझो, बहुत सिंपल चीज। देखो कभी भी किसी भी कॉन्सेप्ट को समझना हो ना, उसको बहुत सिंपल वे में समझो। एक अच्छा एनालाइजर और एक अच्छा स्टूडियस वही होता है, चाहे टीचर हो चाहे स्टूडेंट हो, जो चीजों को जितना आसानी से आप समझिए और उतना ही बेहतर आपको याद रहेगा। समझिए, टेम्पलेट होता है यार सांचा। सांचा जानते हो? अभी दुर्गा पूजा हुई थी,
तो दुर्गा पूजा में जितने लोग दुर्गा जी की प्रतिमा बना रहे थे, है ना, माँ दुर्गा की जो स्टैचू बना रहे थे, वो कैसे बना रहे थे? उनके पास पहले से एक सांचा था, उसके बीच में प्लास्टर ऑफ पेरिस डाला, दबा दिया और बिल्कुल वैसे स्टैचू बन के निकल आई। ईंट बनाते हैं ना, ब्रिक्स, ब्रिक्स कैसे बनाते हैं? ब्रिक्स के अंदर मिट्टी भरी, ब्रिक बना दिया। ऐसे बनता है कि नहीं बनता, बताओ? Yes, sir. केक, पेस्ट्रीज, ब्रेड कैसे बनती है? सबके सांचे होते हैं, डाई होती है, जिसको डाई बोलते हैं। उस डाई के अंदर अपन ने ब्रेड डाला, तो ब्रेड बन गई। ठीक है, तो टेम्पलेट का मतलब होता है वो सांचा, वो डाई, जिसके ऊपर किसी नई चीज का फॉर्मेशन होता है, उस किसी भी चीज को हम टेम्पलेट बोलते हैं। अभी समझ आया? Yes. तो टेम्पलेट का मतलब है कि ये वो डाई है जिसके ऊपर नई चीज बनेगी, कोई पुराना पुराना एक फ्रेम है जिस फ्रेम पे नई चीजें बनेगी, राइट? सो दिस इज कॉल्ड टेम्पलेट। तो आप समझिए, इसीलिए अब देखो, ये पुराना वाला स्टैंड है, ये वो सांचा है जिसके ऊपर नया वाला बनेगा, ठीक है? तो इसीलिए इसको हम टेम्पलेट बोलेंगे, है ना? और दूसरे वाले को क्या बोलेंगे? नॉन टेम्पलेट स्टैंड। समझे भाई लोगों? टेम्पलेट और नॉन टेम्पलेट। Non-template. जो टेम्पलेट होगा उसको एंटी सेंस बोलते हैं, ध्यान रखना। जो टेम्पलेट होगा उसको एंटी सेंस बोलते हैं और उसके अपोजिट वाले को सेंस। ऐसा क्यों? देखो, ये जो ऊपर वाला स्टैंड है ना, आरएनए, ये इसी की कॉपी है। डीएनए में क्या होता है? डीएनए में पेयरिंग कैसे होती है? ए के साथ क्या ऐड होता है? एटी, है ना? और जी के साथ सी। एटी जैसी सी। एसिड होता है ना, है ना? लेकिन आरएनए में ये थाइमिन नहीं पाया जाता, तो ए के साथ क्या क्या बॉन्ड बनाता है, क्या जुड़ता है? यूरैसिल। और ग्वानिन के साथ साइटोसिन में। तो आरएनए में पेयरिंग होती है एयूजीसी और डीएनए में एटीजीसी। क्लियर? यस सर। ए, तुम लोग मेरी बात को प्रॉपर 100% समझ पा रहे हो नहीं? पर सबसे पहले तो ये बताओ मुझे, विदाउट एनी हेजिटेशन, जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ। Yes, sir. पक्का ना? Pakka, sir. तुम भी बोलो, ये कौन है? एंगमो? Yes, sir. Yes, एंगमो, sir. बोलो भाई, समझ Yes, sir. पा रहे हो ना मेरी बात को 100%? Yes, sir. यस सर। ठीक है, मतलब मेरा कॉन्फिडेंस गिरना नहीं चाहिए, ठीक है? समझ रहे हो? अगर, क्योंकि मुझे बीच में कॉन्फिडेंस नहीं आता, इसलिए मैं क्रॉस चेक। अगर देखो नहीं समझ में आया ना, यू कैन विदाउट Yes. एनी फियर, विदाउट एनी हेजिटेशन, एकदम बिंदास होकर पूछो, बोलो सर नहीं समझ में आया, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। दैट इज माय रिस्पांसिबिलिटी, ठीक है? तो हम यस दोनों सर। लोग टाइम स्पेंड कर रहे हैं, इसका मतलब कि दैट शुड बी फ्रूटफुल टाइम, आपका और मेरा भी, ठीक है? तो अगर किसी को नहीं समझ में आए तो हेजिटेट नहीं होना, एकदम बिंदास बोलना, बोलना नहीं आया सर समझ में, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड, दैट इज माय लायबिलिटी, ठीक है? सो चलिए, अब देखिए, Yes. मैं आपसे ये कह रहा था कि अब यहाँ पे क्या है कि इसको हम लोग, अब इसको हम एंटी सेंस क्यों बोलते हैं? एंटी सेंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये वाला जो ना, सेंस, सेंस क्यों बोलते हैं? ये वाला सेंस स्टैंड है क्योंकि जो ऊपर आरएनए बनना है वो उसी की कॉपी। देखना, टी के सामने यू है, फिर ए के सामने ए ही है, सी के सामने सी है, टी के सामने यू है, तो नीचे वाले की कॉपी है कि नहीं? सीक्वेंस बिल्कुल कॉपी है कि नहीं? है ना? यस सर। इसीलिए इसको सेंस स्टैंड बोल रहे हैं, क्योंकि बन तो ऊपर वाले पे रहा है लेकिन एक्चुअल में कॉपी नीचे वाले की है। अब समझ आया? यस सर। इसीलिए नीचे वाले को अपन सेंस स्टैंड बोलते हैं और ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? एंटी सेंस। क्योंकि आरएनए जो है वो सेंस स्टैंड की कॉपी है, ना कि एंटी सेंस की। और बन किसके ऊपर रही है? एंटी सेंस के ऊपर। और एंटी सेंस के ऊपर बन रही, इसीलिए अपन इसको टेम्पलेट बोलते हैं। इस तरह से अब क्या होता है कि धीरे 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 ये आरएनए पॉलीमरेज आगे पहुंचता है। अब क्या होता है, जहां पे आरएनए पॉलीमरेज को यहां पे एक और आगे पॉइंट मिलता है, तो जहां से डीएनए आरएनए बनना बंद होना होगा, उस वाले पॉइंट पे एक और सीक्वेंस पाया जाता है। उस सीक्वेंस को बेटा हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटर सीक्वेंस। तो टर्मिनेटर सीक्वेंस जहां मिल जाता है, वहां पे ये जो आपका आरएनए पॉलीमरेज है ये टर्मिनेट हो जाएगा, है ना? आरएनए पॉलीमरेज डिटैच हो जाएगा। मैं लिख देता हूं, आरएनए, वहां पे आरएनए पॉलीमरेज आरएनए पॉलीमरेज डिटैचेस।
और जैसे आरएनए पॉलीमरेज हो गया, ठीक है, यहां से आरएनए रिमूव हो जाएगा, आरएनए कम्स आउट, तो आरएनए बंद करके बाहर आ जाएगा, है ना, और उसके बाद क्या होगा, ये दोनों स्टैंड फिर से क्या हो जाएंगे, रिवाइंड कर जाएंगे। क्लियर है? यस सर। पक्का? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, है ना, और हम लोग आगे बढ़ते हैं। और कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। ले लिया स्क्रीनशॉट? यस ठीक है, आगे बढ़े। Yes, sir. ले लिया. ठीक है, गुड। तो चलो बेटा अब आगे बढ़ते हैं, है ना। टीआरएनए का स्ट्रक्चर पता है? यस सर। टीआरएनए का स्ट्रक्चर, अगला जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके स्कूल में, आप मेरी बात याद रखिएगा, जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूं ना, स्कूल कोई सा भी हो, टीचर कोई सा भी हो, ये टीआरएनए का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, देख रखा है ये वाला स्ट्रक्चर, देख रखा No, है? sir. नहीं, Yes, sir. ये बेटा टीआरएनए का स्ट्रक्चर है, और ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए आता है 3 मार्क्स में, टीचर बहुत देते हैं। टीआरएनए स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स में आता है ये भी। इसमें क्या होता है, टीआरएनए का जो स्ट्रक्चर था, इसको देने वाला जो साइंटिस्ट था उसका नाम था आरएच होली, ठीक है ना, तो इसीलिए इसको होली का मॉडल बोलते हैं। और ये क्लोवर लीफ की तरह दिखाई देता है ना, लॉन्ग जो होता है ना, क्लोवर लीफ जो होती है, तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्लोवर लीफ मॉडल। या तो आएगा कि ड्रॉ द क्लोवर लीफ मॉडल ऑफ हॉली, या व्हाट वाज द क्लोवर लीफ मॉडल ऑफ हॉली, और या फिर टीआरएनए का स्ट्रक्चर। टीआरएनए ऐसा दिखाई देता है, इसमें 3 ऐसे बाहर की तरफ आर्म्स निकले हैं, छोटा सा बंप निकला हुआ होता है, और पीछे वाला ये हिस्सा आगे की तरफ निकला हुआ होता है, ठीक है। यस अब क्या होता है कि ये जो हिस्सा निकला हुआ होता है ये 3 प्राइम एंड होता है, और इसमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा होता है। इसका फंक्शन क्या होता है, ये एमिनो एसिड को खींच करके लेकर के आता है, ठीक है, क्लियर? ओके। अब क्या है, यहां पे इस लूप को हम लोग बोलते हैं टी साई सी लूप, ठीक है ना। ये छोटी सी Yes. एक्स्ट्रा आर्म निकली होती है, ये वेरिएबल है, मतलब चेंज होती है। इसको हम लोग बोलते हैं एंटी कोडॉन लूप, ठीक है। इसको Yes. बोलते हैं डीएचयू लूप। अब होता क्या है, ये जो अब ये है क्या चीज, यहां पर आकर के ये जो एंटी कोडॉन लूप होता है, तो यहां पर आकर के ये हो गया आपका एमआरएनए। आपको दिखाई दे रहा है एमआरएनए जो मैं बना रहा हूं? Yes sir. एमआरएनए में यहाँ पे 3 न्यूक्लियोटाइड बेस के पेयर होते हैं, जैसे मान लो लिखा AUG, ठीक है। इसका अपोजिट, तो ये जो 3 न्यूक्लियोटाइड के बेस के पेयर होते हैं, इनको हम लोग कोडॉन कहते हैं। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा स्कूल में बेटा, जल्दी से बताओ, पढ़ा नहीं पढ़ा है? कोडॉन पढ़ा है बेटा, कोडॉन एंटी कोडॉन? Yes sir. नहीं पढ़ा? अरे, ए के आगे क्या होगा, यहाँ पे यू होगा ना, Yes sir. यू के आगे क्या होगा बेटा, ए होगा, जी के आगे सी, है ना। तो यहां पर हम एक बात जानना, व्हाट आर द कोडॉन। अगर मैं आपसे, आप में से पूछोगे सर बताओ कोडॉन क्या होते हैं, तो मैं आपसे कहूंगा कि कोडॉन इज लाइक ए ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियो नाइट्रोजनस बेस। तो ये कुछ भी हो सकता है, जैसे AUG, ये ट्रिपलेट ऑफ नाइट्रोजनस बेस। तो 3 नाइट्रोजनस बेस का, 3 नाइट्रोजनस बेस का एक पेयर होता है, ग्रुप होता है, ट्रिपलेट होता है, which code for particular amino acid, जो किसी एमिनो एसिड को कोड करता है, ठीक है ना। इस तरह के 3 के नाइट्रोजनस बेसिस के पेयर को हम लोग ट्रिपलेट को कोडॉन कहते हैं। तो कोडॉन इज ट्रिपलेट ऑफ नाइट्रोजनस बेस पेयर which code for particular amino acid। क्लियर है अभी? Yes sir. ठीक है। और कोडॉन के ऑपोजिट Anticoagulation. टीआरएनए में क्या होता है, एंटी कोडॉन होता है। Yes क्लियर है sir. बेटा? Yes sir. ठीक है। ये वाला हिस्सा जो टी साइज लूप होता है, ये राइबोसोम में अटैच होता है, ठीक है। और ये वाला हिस्सा जो डीएचयू लूप होता है, इट अटैचेस टू एंजाइम, ये एंजाइम अटैच होता है। क्लियर है? Yes sir. इस वाले हिस्से में एमिनो एसिड अटैच होता है, इस वाले से। क्लियर है? डन?
यस सर। Done, sir. नोट कर लिया इसको? स्क्रीनशॉट ले लो सर। बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर हो गया? ये 3 Yes, मार्क्स sir. में ड्रॉ करने के लिए आएगा, बस Yes, ऐसे लिखा हुआ जैसे मैंने आपको बताया है ना। यस सर। अब देखो बेटा प्रोटीन कैसे बनती है, ठीक है? प्रोटीन बनने में, जी बेटा बोलो। और डीआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए बोल के 4 होते हैं ना सर? हाँ 3 होते हैं बेटा। वैसे तो टोटल जो होते हैं ना, है ना, टोटल बेटा होते हैं कि आज तक 20 आरएनए ढूंढे जा चुके हैं, रिसर्च किए जा चुके हैं 20 आरएनए, जिसमें से हाँ जी। सबसे पहले होता है, आता है एमआरएनए। एमआरएनए स्टैंड फॉर मैसेंजर आरएनए, आपने देखा भी अभी, है ना? यस सर। फिर आता है आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए, जो राइबोसोम को बनाने का काम करता है। और तीसरा होता है टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, जो कि आप देख रहे हो। क्लियर? यस सर। तो नॉर्मली हर सेल में 3 तरह के आरएनए पाए जाते हैं। इसमें से एमआरएनए इज लार्जेस्ट, आरआरएनए बीच का होता है और टीआरएनए इज स्मॉलेस्ट। ठीक है? यस सर। ठीक, हटा दूं अभी? यस सर। ठीक है। अब मेरी बात को बहुत गौर से सुनिएगा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो पहले मैं समझाता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा, है ना? देखो अभी क्या है बेटा कि अब हम पढ़ने वाले हैं प्रोटीन, एक लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस क्या होती है? प्रोटीन का बनना या प्रोटीन के बनने की प्रोसेस, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, है ना? दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस। कैसे होती है प्रोटीन सिंथेसिस? ठीक है, मैं पूरी बात को बताता हूं, पहले आपको पूरी कहानी समझाता हूं। प्रोटीन सिंथेसिस में क्या होता है, ये हमारा डीएनए है ना, तो ये हो गया अपना डीएनए। डीएनए के किसी पर्टिकुलर पार्ट में जो किसी पर्टिकुलर प्रोटीन को कोड करता है ना? ठीक है। अच्छा एक बात और बताना चाहूँ, प्रोटीन किससे बनी बेटा, ये बताओ? RNA. हाँ बेटा बोलो, प्रोटीन किससे बनी? RNA. हाँ किससे? नहीं सुनाई दिया मुझे। जेरिंग बताओ भैया, प्रोटीन किससे बनी होती, बोलो? 20 types of amino acid. 22? 20 types of amino acid. वेरी गुड, ठीक है। प्रोटीन में मैक्सिमम 20 टाइप के अमीनो एसिड पाए जा सकते हैं, है ना? जरूरी नहीं कि हर प्रोटीन में 20 टाइप के हो सकता है कि एक प्रोटीन में 3 ही टाइप के अमीनो एसिड है। ठीक है, देखो अभी क्या है, तो प्रोटीन बेटा कुल मिलाकर के प्रोटीन बनी किस चीज से होती है? प्रोटीन बनी होती है पॉलीपेप्टाइड चेन। अरे नरगिस, कहाँ थे मेरे बच्चे? सर थोड़ा लेट हो गई। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या पटाखे छुड़ा रही थी? क्यों? नहीं सर। अच्छा छुटाना मत, अरविंद केजरीवाल ने बैन लगा रखा है दिल्ली में, पता नहीं? पता नहीं है? जानती हो कि नहीं जानती केजरीवाल को? क्यों केजरीवाल को जानती हो नहीं जानती हो नरगिस? किसको सर? अच्छा जानती हो, ठीक है। चलो तो अभी क्या है, प्रोटीन बना है पॉलीपेप्टाइड चेन से, है ना? तो पॉलीपेप्टाइड चेन कैसी होती है? दीज आर पॉलीपेप्टाइड चेन्स, ठीक है? और प्रोटीन क्या है? ये कोई प्रोटीन हो गई। तो प्रोटीन को थोड़ा सा मैंने अनवाइंड किया। प्रोटीन इज मेड अप ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन किससे मिलकर बनी है? एमिनो एसिड, ठीक है? यस ये सर। एमिनो एसिड, बहुत सारे एमिनो एसिड, जैसे हम मोतियों की माला बनाते हैं
तो जो मोती होते हैं ना वो एमिनो एसिड है, जो माला होती है मोतियों की, है ना, वो पॉलीपेप्टाइड चेन है, और बहुत सारे मोतियों की माला को एक साथ हम रस्सी जैसा बना दे तो वो हमारी प्रोटीन होगी, राइट। सो दीज आर एमिनो एसिड, ठीक है। ये जो आपको दिख रहे हैं गोल गोल से, ये मैंने एमिनो एसिड बनाए, दे ऑल आर अमीनो। तो बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड चेन, अच्छा पेप्टाइड क्यों होते हैं, दो एमिनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको बेटा हम लोग बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो दो एमिनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, और इस तरह से बहुत सारे एमिनो एसिड जुड़ गए तो क्या बोलेंगे, पॉलीपेप्टाइड। पॉली मींस बहुत सारे, पेप्टाइड मींस पेप्टाइड बॉन्ड। तो बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुई जो चेन होती है उसको हम पॉलीपेप्टाइड चेन बोलते हैं, ठीक है। बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन मिलकर एमिनो एसिड का फॉर्मेशन करती है। क्लियर है? यस सर। ओके, अब देखो, डीएनए के किसी पर्टिकुलर पार्ट को अपन बोलते क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं जीन। तो डीएनए हो गया, डीएनए का पर्टिकुलर पार्ट हो गया जीन। अब जीन से क्या होगा, इसी जीन के, ये जीन ही पर्टिकुलर प्रोटीन के बनने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कैसे? सपोज दैट मेरी आईज ब्लू है, तो ब्लू आईज क्यों है, क्योंकि मेरी जो आईज है, आईज की कॉर्निया में एक ब्लू कलर की प्रोटीन है। अब भाई वो ब्लू कलर की प्रोटीन बनी कैसे, मेरी मां की आईज ब्लू थी, तो मेरे मदर के अंदर एक ब्लू आईज वाला जीन था। अब वो ब्लू आईज वाला जीन मेरी आईज ब्लू करता कैसे, कम टू द पॉइंट, बहुत गौर से मेरी बात को समझिएगा। तो होता क्या है, वो जीन था, अब वो जीन मेरे अंदर आया, तो पहले क्या हुआ, वो जीन जब मैं पैदा नहीं हुआ था तो पहले वो जीन ओपन हुआ, जीन ओपन हो गया। अभी अभी मैंने आपको ट्रांसक्रिप्शन पढ़ाया, बिल्कुल फ्रेश अभी अभी, है ना। तो अब क्या हुआ, जीन ओपन हुआ। जीन क्या होते हैं, दे आर सीक्वेंस ऑफ डीएनए, नथिंग एल्स। तो जीन डीएनए का सीक्वेंस, अब वो जीन ओपन हो गया, ठीक है। अब उस जीन में जो मैसेज है, उस मैसेज को रीड कौन करेगा, तो उस पर्टिकुलर जीन में क्या हुआ, आरएनए का फॉर्मेशन हुआ। ये भाई साहब आरएनए, कौन सा आरएनए, मैसेंजर आरएनए। इसने डीएनए के मैसेज को ले लिया, मैसेंजर, इसीलिए इसको मैसेंजर आरएनए बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ, जीन का क्या हुआ, डीएनए के टेम्पलेट पे आरएनए का बनना, मैंने अभी आपको बताया ट्रांसक्रिप्शन हुआ। तो पहले उस जीन का मेरी बॉडी में, मेरी सेल्स में ट्रांसक्रिप्शन हुआ। ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद हुआ यूं कि वो आरएनए बाहर निकल आया, ठीक है, उस जीन से बाहर। उसने क्या किया कि जीन के मैसेज को ले लिया और जीन फिर से अपना दोबारा से उसी स्टेट में चला गया, ऐसे रिवाइंड हो गया, एमआरएनए बाहर आया। एमआरएनए बाहर आकर के क्या करता है, अभी तक बात न्यूक्लियस में थी, एमआरएनए न्यूक्लियस से बाहर निकल के आया, क्यों, क्योंकि प्रोटीन का काम बनाने का काम किसका है, राइबोसोम का। राइबोसोम तैर रहे थे। अब वो एमआरएनए मैसेज लेके आया, बोला देखो डीएनए ने कहा है कि एक प्रोटीन बनाओ। राइबोसोम ये कहते हैं कि बताओ अच्छा डीएनए ने कौन सी प्रोटीन बनाने के लिए ऑर्डर दिया है, ठीक है। अब क्या हुआ, ये एमआरएनए आएगा और ये राइबोसोम की दोनों यूनिट के बीच में एक स्पेस होता है, इस स्पेस में फिट हो जाएगा। फिट होने के बाद ये एक तरफ से एंटर करेगा और दूसरी तरफ से निकल जाएगा, यहां से एंटर करेगा, इधर से निकल जाएगा। जब ये एंटर करके, तो एमआरएनए है, सो दिस इज एमआरएनए, और एमआरएनए किसके अंदर गया, राइबोसोम के अंदर। राइबोसोम क्या करेंगे, एमआरएनए को रीड करेंगे, और जैसे जैसे एमआरएनए ऑर्डर देता जा रहा है, वैसे वैसे ये क्या करेंगे कि प्रोटीन बनाना शुरू, यहाँ पे एक छेद होगा, इससे प्रोटीन बनके बनना शुरू हो जाएगी, एमिनो एसिड की एक चेन बनना शुरू हो जाएगी, और चेन बन करके बाहर निकल आएगी। अब ये एमिनो एसिड लाने का काम कौन कर रहा है, ये वो आदमी है जो ऑर्डर को रीड कर रहा है, कौन, राइबोसोम। राइबोसोम को एमिनो एसिड ला के कौन दे रहा है, टीआरएनए क्या कर रहा है, जैसे जैसे ऑर्डर आता जाता है वैसे वैसे ये टीआरएनए प्रोटोप्लाज्म से निकाल निकाल के इसको एमिनो एसिड देते जा रहा है, एमिनो एसिड, और ये एमिनो एसिड को राइबोसोम जोड़ते जा रहा है, और ऐसे ऐसे करके प्रोटीन बन जाता है। और क्या हुआ, ये पॉलीपेप्टाइड चेन जब बन गई है ना, तो ये बाहर आ जाती है। इस पॉलीपेप्टाइड, तो राइबोसोम से ये प्रोटीन बनने की जो प्रोसेस थी, मैंने आपको कहा कि इसको हम लोग ट्रांसलेशन, पॉलीपेप्टाइड चेन बहुत सारी बन गई। बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन जनने के बाद
अब ये पॉलीपेप्टाइड चेन फोल्ड हो जाएंगी और इन फोल्डेड पॉलीपेप्टाइड चेन को ही आप क्या कहते हैं? प्रोटीन कहते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. पक्का क्लियर है ना? Yes, sir. Yes, Clear. sir. मेरी बात को फिर से ध्यान से समझना, ये कैसे होता है ना? Yes, देखो, sir. डीएनए तो न्यूक्लियस के अंदर होता है बेटा? ये सेल थी, ये न्यूक्लियस, और भाई साहब डीएनए तो न्यूक्लियस के अंदर होता है, तो डीएनए बाहर नहीं आ सकता। तो डीएनए किसको बाहर भेजता है ऑर्डर दे करके? आरएनए को। क्यों? क्योंकि राइबोसोम बाहर पाए जाते हैं। तो प्रोटीन कहां बनेगी? तो रेप्लिकेशन कहां होता है? न्यूक्लियस में। ट्रांसक्रिप्शन कहां पे होता है? न्यूक्लियस में। लेकिन ट्रांसलेशन कहां होता है? प्रोटोप्लाज्म। बाहर. क्लियर है? Yes, sir. अब मैं आपको एक स्टोरी बताता हूं, समझना बात को। कि कोई कुछ बोल रहा है क्या? कोई डाउट है किसी को भाई? No, sir. ठीक है, शाबाश। कॉल, कोई डाउट? No, sir. अच्छा, एंगमो क्लियर है? Yes, sir. बहुत बढ़िया। एडीज, नरगेश, Yes, sir. ये सबको क्लियर है? अरे बड़े स्मार्ट बच्चे हो यार तुम लोग, हैं एक बार में समझ जाते हो, क्या बात है। अगर सही में समझ गए तो फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर तो तुम्हारे 360 में 340 तो आ सकते हैं, इसमें कोई शक, 340 345 आ सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। अगर तुम लोगों की सही में ग्रेस्पिंग पावर इतनी है, सो बिलीव ऑन मी, 360 में 340 45 लाए जा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। Yes, sir. अभी तुम लोगों ने लेट कर लिया। अगर तुम लोगों ने 3 महीने पहले ज्वाइन किया होता, मुझे 3 महीने दिए होते, मैं लिख के दे देता कि 95 से नीचे किसी के नंबर नहीं आएंगे। अब निष्कर्ष जी से पूछिएगा, हमारा जो लास्ट टाइम का रिजल्ट रहा है, हमारे बैच में सबसे कम मार्क्स 95 है, सबसे कम मार्क्स 95 है। मैक्सिमम बच्चों के 96 प्लस है, मैक्सिमम बच्चों के। मतलब 4-5 बच्चे हैं जो थोड़े से, जो हमारे पास तब आए थे जब वो 1-2 सब्जेक्ट में उनकी सप्लीमेंट्री थी। तो इसलिए देखो, बायोलॉजी में किसी भी सब्जेक्ट में मार्क्स लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, नीट का क्वेश्चन करना बड़ी बात है, आई डू एग्री विद दैट। मार्क्स लाना तो ऐसे बच्चों वाला काम होता है। तो आप बढ़िया कर सकते हो, और अभी भी देखो थोड़ा ध्यान से करिएगा, जैसे मैं आपको बताता हूँ वैसे आप करते जाओ, है ना। क्वेश्चन को लिखने का अपना एक तरीका होता है ना, बढ़िया से क्वेश्चन लिखो, ठीक है। और क्वेश्चन का पैटर्न कैसा होता है मैं आपको बता दूंगा लास्ट क्लास में, आपको क्वेश्चन भी कैसे लिखना है। क्वेश्चन लिखना भी अपने आप में आर्ट है, उससे भी आपको मार्क्स बढ़िया मिलते हैं, अच्छे मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। आप सोचिए कि आपके 30% मार्क्स तो इसी बात के होते हैं कि आपने क्वेश्चन लिखा कैसे, 30 to 40% मान लीजिए, और बाकी का रहा आपका 50% कंटेंट होता है, ठीक है। 10% आपकी हैंड राइटिंग, ठीक है। हैंड राइटिंग इन द सेंस, हैंड राइटिंग आपकी लेजिबल होनी चाहिए, मतलब आप लिख सको, है ना। मतलब जिसको मैं पढ़ूं तो मुझे गुस्सा ना आए, इरिटेशन ना हो, तो आपको डेफिनेटली मार्क्स अच्छे मिलेंगे। सो ऑलवेज मेक गुड डायग्राम, ऑलवेज यू हैव ए गुड हैंड राइटिंग, राइट। और साफ साफ लिखो, सुंदर नहीं, साफ लिखो। Yes, sir. देखिए, अब क्या है कि समझो, सपोज दैट कि मैं टीचर हूं, है ना, मैं क्लासरूम में आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं तो टीचर हूं, मैं तो बाहर जाऊंगा नहीं। लेकिन अभी क्या हुआ, मुझे तुमको कुछ स्पेशल चीजें, आपने बोला कि सर नोट्स बनवा दो, मैंने कहा बेटा नोट्स तो यार क्या बोलते हैं, मैं लिखवा दे, तो आपने बोला नहीं सर, और डिटेल में नोट्स लिखवा ले। मैंने कहा अच्छा चलो मैं तुमको सबसे बढ़िया नोट्स लिखवाता हूँ, इससे अच्छे नोट्स कहीं नहीं होंगे। उसके लिए मुझे 4-5 बुक चाहिए, ठीक है। अब बुक लेने ही, मैं तो पढ़ा रहा हूँ, मैं बुक लेने तो बाहर नहीं जाऊंगा, मैं डीएनए हूं, और जिस रूम में, क्लासरूम में मैं बैठ के पढ़ा रहा हूं वो न्यूक्लियस है, और मेरे चारों तरफ जो पूरा इंस्टीट्यूट है वो सेल है। मैंने क्या किया, अब मैं बाहर नहीं जा सकता, मैंने एक गेट से एक लड़के को बुलाया। वो लड़का जो मेरे पास आया वो एमआरएनए है। मैंने क्या किया, वो लड़का, उसको कुछ पढ़ना लिखना कुछ नहीं आता, उसको क्या पता कि बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स तमाशा ये क्या होता है, उसको कुछ लेना देना नहीं, बेचारा इलिटरेट बच्चा है। मैंने कहा, वो मेरा ऑफिस बॉय है, मैंने कहा कि मेरा एक मैसेज है, कुछ बुक्स लेकर के आओ, है ना। और मैंने वो बुक लिख करके दे दी। तो मैंने अपना मैसेज, बुक तो मुझे चाहिए थी ना, मैंने अपना मैसेज उस लड़के को ट्रांसफर किया। तो वो कौन है? मैसेंजर आ रहा है। मैं Yes, गेट के sir. बाहर नहीं जा सकता, तो मेरा रूम क्या है? न्यूक्लियस है। मेरा गेट क्या है? न्यूक्लियर पोर है।
वो लड़का मेरे मैसेज को लेके गेट से बाहर चला गया, न्यूक्लियर पोर्ट से बाहर निकला गया। बाहर पहुंचते हैं जो पूरा इंस्टीट्यूट है वो क्या है, प्रोटोप्लाज्म। वो लड़का प्रोटोप्लाज्म में गया, मतलब इंस्टीट्यूट में गया। वो लाइब्रेरी पहुंचा। लाइब्रेरी क्या थी? लाइब्रेरी वो जगह थी जहां पे सब बुक्स रखी हुई है ना, जहां सब एमिनो एसिड है। उसने क्या किया, अब उस लड़के को तो पता नहीं, एमआरएनए ने अपना मैसेज एक लाइब्रेरियन को दिया। वो लाइब्रेरियन कौन है? राइबोसोम। लाइब्रेरियन ने मैसेज को पढ़ लिया। उसने 3-4 लड़के बुलाए, बोले जल्दी से ढूंढो, सर ने बुक मंगाई है। वो चारों लड़के गए और हर लड़का एक एक बुक अपने हाथ में लेकर के आता है। वो लड़के कौन है? टीआरएनए। बुक क्या है? एमिनो एसिड। राइबोसोम ने क्या किया, हर लड़के से बुक ले ली, तो हर टीआरएनए ने एक एक एमिनो एसिड दे दिया। उसने क्या किया, सभी बुक का बंडल बना दिया और बुक को एक धागे से बांध दिया। धागा क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड। वो बुक की सीक्वेंस क्या है? पॉलीपेप्टाइड चेन। और वो बुक मेरे पास तक आ गई। तो बुक किसको चाहिए थी? मुझे। प्रोटीन किसको चाहिए थी? डीएनए को। प्रोटीन डीएनए के पास आ गई। इज इट क्लियर? यस सर। ऐसे ही ये प्रोसेस होती है। कोई डाउट हो पूछिए, किसी भी तरह का कोई डाउट हो फ्रैंकली पूछिए। नो सर। नो? ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? यस सर। मैं आपको एक डायग्राम और दिखाता हूं, ये तो मैं आपको समझा रहा है ना। देखो, ये वही हो रहा है ना, ये आपका एमआरएनए है ना। अच्छा, जहां से प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होती है। अच्छा, आपको डायग्राम दिखा कि नहीं दिखा? नहीं दिखा होगा ना अभी? नो सर। अभी दिखा पूरा? यस। देखो, जहां से प्रोटीन स्टार्ट होती है वहां पर जो सबसे पहला कोडॉन होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टार्ट कोडॉन या स्टार्टिंग कोडॉन। स्टार्टिंग कोडॉन दो ही हो सकते हैं, या तो होगा एयूजी और या ये होगा जीयूजी। ये किसको कोड करता है? ये कोड करता है एमिनो एसिड को, जिस एमिनो एसिड का नाम है मीथियोनिन। ठीक है? तो जहां पे इनिशियल कोडॉन होगा वहीं पे आके ये पहले राइबोसोम की लार्ज यूनिट अटैच होगी, फिर स्मॉल यूनिट। ये अटैच हो गई। अटैच होने के बाद अब क्या हुआ, ये ऐसे यहाँ पे ये आगे की तरफ बढ़ता जाता है और प्रोटीन सेंसिस होती जाती है। ये टीआरएनए प्रोटीन एमिनो एसिड ला करके देते जाते हैं और देते जाते हैं। फाइनली क्या होता है कि पॉलीपेप्टाइड चेन रिलीज हो जाती है। फिर आखिरी में जहां से प्रोटीन सेंसिस बंद होनी होती है वहां पे एक कोडॉन होता है, स्टॉप कोडॉन। स्टॉप कोडॉन किसी भी तरह के एमिनो एसिड को कोड नहीं करते। स्टॉप कोडॉन सिर्फ 3 हो सकते हैं, ठीक है? यूएए, यूजीए, यूएजी। ये 3 होते हैं स्टॉप कोडॉन। इन 3 में से कोई जहां पे आ जाएगा वहां से प्रोटीन सिंथेसिस बंद हो जाएगी, ये राइबोसोम अलग हो जाएंगे, टीआरएनए अलग चले जाएंगे और पॉलीपेप्टाइड चेन रिलीज हो जाएगी। क्लियर है? यस सर। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए सर जी। ले लिया? यस सर। यस सर। ओके। एक और बात, इस चैप्टर में और बताओ, पहले देखो अपना अपना सिलेबस देखो और मुझसे पूछो जो भी डाउट हो पहले चैप्टर में। ये चैप्टर आज हम खत्म करने वाले हैं, खत्म हो गया ऑलमोस्ट। आप बताओ, कोई डाउट हो, कुछ और ना आता हो, कोई हेडिंग, कोई सब हेडिंग, एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन पूछिए। देख लो भाई, एनसीईआरटी तो होगी ना आप लोग पास, आप लोग उसी से तो आपका आएगा एग्जाम, है ना? यस सर। पेपर तो उसी से आएगा। एनसीईआरटी देखो ना पलट के, जहां पे ना आता हो पूछो जल्दी से। आपको कहीं पे भी हेल्प चाहिए पूछिए।
नहीं पूछोगे तो फिर मुझे मौका दो पूछने का। मैसेज किसका है? लैक ओपन, हाँ वही, वो तो मैं बताने वाला हूँ अभी। मैंने देखा अभी लैक ओपन आ गया। चलो ठीक है, चलो आपको सब समझ में आ गया। अब टाइम को यूटिलाइज करते हुए मैं आपको लैक ओपेरॉन बना के आज खत्म कर देता हूँ। लैक ओपेरॉन कहाँ गया? Is it there or not? Yeah, it's there. For a lot of regulation. Lack operon. देखो लैक ओपेरॉन का मॉडल किसने दिया था? जैकब और मोनॉड ने। तो दो साइंटिस्ट थे। हाँ, जैकब और जो हाँ जो ट्रांसक्रिप्शन टॉपिक है ना सर जी, हाँ उसमें से इनिशिएशन और एलोंगेशन टर्मिनेशन को दोबारा बताओगे सर? ठीक है, बिल्कुल बताएंगे बेटा, बिल्कुल। देखो चलो मैं डायग्राम पहले ओपन करता हूँ। देखो बेटा, अभी क्या हुआ बेटा कि सबसे पहले क्या होता ना कि देखो ये इनिशिएशन कोडॉन आया है ना, एयूजी। तो उसके ऑपोजिट में यहां पर क्या होता है, अब राइबोसोम के अंदर 3 साइट होती हैं। पी साइट, ई साइट हो गई आपकी, ये हो गई, ये हो गई एग्जिट साइट, ई साइट, पॉलीपेप्टाइड चेन, ए साइट। ठीक है, तो यहाँ पे ए साइट, पी साइट और ई साइट होती है। ए साइट होती है, यहां से एमिनो एसिड एंटर करता है, इसको बोलते हैं एमिनो एसिल साइट। पी साइट जहां पे पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं, इसको बोलते हैं पेप्टाइड साइट, पेप्टाइड डीवाईएल, पेप्टाइडल साइट। जहां पे ये ई साइट होती है, इसको बोलते हैं एग्जिट साइट। ठीक है, yes, अब देखिए यहां से एमिनो एसिड एंटर करते हैं, कहां से? साइट नंबर 1 पे। तो इनिशिएशन क्या मतलब हुआ कि पहले इनिशिएशन में सबसे पहले क्या होगा, जहां पे मैंने आपको बताया कि जहां से इनिशिएशन कोडॉन होगा वहां पे आके लार्ज सब यूनिट बनेगी, स्मॉल सब यूनिट जुड़ेगी, और आने के बाद इनिशिएशन कोडॉन के अपोजिट में एक टीआरएनए वो प्रोटीन को, एमिनो एसिड को लेकर के आ जाएगा। ये इनिशिएशन हो गया। इनिशिएशन के बाद क्या होगा, पहले वाला जो एमिनो ये टीआरएनए आगे चला जाएगा, दूसरा वाला इसकी जगह पे आ जाएगा और तीसरा वाला एंटर कर चुका होगा। लेकिन जब ये एमिनो एसिड गया तो जब ये टीआरएनए गया तो इसने अपना वाला एमिनो एसिड इसको ट्रांसफर कर दिया। ठीक है ना, तो क्या हुआ, ये एंटर किया, इसने इसको, इसके पास पहले से एक एमिनो एसिड था 2 नंबर वाला, और इसने क्या किया, अपना 1 नंबर वाला एमिनो एसिड इसके सर पे रख दिया। ठीक है, और ये बाहर निकल गया। तो जहां से बाहर निकला, इस साइड को हमने एग्जिट साइड बोला, जहां से टीआरएनए एग्जिट करता है। ये पी साइड, जहां पे इसने एमिनो एसिड पीछे वाले को ट्रांसफर कर दिया और दोनों एमिनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बन गई, इसको पेप्टाइडल साइड बोलते हैं, है ना। फिर क्या होगा, जब ये एग्जिट करेगा तो ये क्या करेगा, अपने पीछे वाले में जिसके पास 3 नंबर वाला एमिनो एसिड होगा, उसके पास ये दोनों एमिनो एसिड ट्रांसफर कर देगा। इस तरह से यहाँ पे क्या होता है कि पेप्टाइड बॉन्ड बनना शुरू हो जाते हैं।
पेप्टाइड बॉन्ड बनने से पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन हो जाता है, इस प्रोसेस को एलोंगेशन बोलते हैं। ये पहले वाला प्रोसेस क्या था, इनिशिएशन, फिर क्या हुआ, एलोंगेशन। उसके बाद क्या होता है, इस तरह से पेप्टाइड बॉन्ड बनते जाते हैं और आखिरी में ए साइट में जब टर्मिनेशन कोडॉन आ जाता है तो उसको रीड करने के लिए कोई भी टीआरएनए नहीं होता। जब टीआरएनए नहीं होता तो टर्मिनेशन कोडॉन आ जाता है और पेप्टाइड चेन बनना बंद हो जाती है। इस प्रोसेस को हम टर्मिनेशन कहते हैं। सर हाँ बेटा, टर्मिनेशन को। टर्मिनेशन यस सर। क्या करो, टर्मिनेशन कोडॉन, हाँ जी। ये थे यूएए, यूएजी एंड यूजीए, ये 3 टर्मिनेशन कोडॉन थे। इनको रीड करने के लिए, ये टर्मिनेशन कोडॉन इसलिए है क्योंकि इनको रीड करने के लिए कोई भी टीआरएनए नहीं है, मतलब इनके ऑपोजिट कोई एंटी कोडॉन नहीं है। तो जब कोई एंटी कोडॉन नहीं है तो कोई एमिनो एसिड नहीं आएगा। जब फर्दर कोई एमिनो एसिड नहीं जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा प्रोसेस। क्लियर? यस सर। पक्का? यस सर। चलो, दैट्स ग्रेट। अब देखो, देखिए ये क्या होता है, इस पूरे को हम लोग ओपेरॉन कहते हैं। एक ओपेरॉन क्या होता है, जीन अकेले नहीं होता, जीन के आसाद बहुत, तो ये एक जीन है। ये जीन पाया जाता है एक बैक्टीरिया के अंदर, ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर। ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर ये क्या करता है, लैक्टोज को डाइजेस्ट करने वाले, लैक्टोज डाइजेशन के लिए एंजाइम बनाने का काम करता है। ये 3 जीन का कॉम्बिनेशन है। तीनों जीन ट्रांसलेट करते हैं, एमआरएनए बनाते हैं, तो सॉरी ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, फिर उनका ट्रांसलेशन होता है और उसको बनाने वाली, उसको डाइजेस्ट करने वाली प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है ना? क्लियर? यस सर। अब होता क्या है कि ये जो आपका जेड जीन है ना, तो जेड वाला जो जीन था, ये जेड वाला जीन बनाता है जिस एंजाइम को, उसको हम लोग बोलते हैं बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। दूसरा आपका वाई वाला जीन था, ये बनाता है जिस एंजाइम को, उसका नाम है परमिएजेस। और ये तीसरा वाला आपका ए जीन है, जो ए जीन बनाता है, ये ए जीन जो बनाता है उसका नाम है ये ट्रांस एसिटाइलेजेस, ट्रांस एसिटाइलेजेस। और तीनों एंजाइम का काम क्या है, लैक्टोज को डाइजेस्ट करना। ठीक है? अब देखिए क्या होता है कि जब लैक्टोज नहीं होता है, मतलब बैक्टीरिया जहां मौजूद है उसके आसपास लैक्टोज नहीं है, तो जब लैक्टोज नहीं है तो उसको डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं है। व्हेन नो लैक्टोज, जब लैक्टोज नहीं है तो लैक्टोज को डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं, जब उसको डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं है तो उसको डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम नहीं बनने चाहिए। बनने चाहिए क्या, बताओ? यस सर। हमारे पेट में खाना नहीं है तो खाने को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम क्यों बनेंगे? अब क्या होता है, ये जहां पे जीन खत्म होते हैं वहीं पे एक साइट होती है ऑपरेटर, और ऑपरेटर के बगल में प्रमोटर होता है। प्रमोटर वो साइट है जहां पे, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया ट्रांसक्रिप्शन में, प्रमोटर वो साइट है जहां पे आरएनए पॉलीमरेज अटैच होता है और फिर ट्रांसक्रिप्शन करता है ना? यस सर। उसके बगल में एक और जीन है, उसका नाम है रेगुलेटर जीन। तो रेगुलेटर, प्रमोटर, ऑपरेटर और जीन, ये मिला करके जिस कॉन्सेप्ट को बनाते हैं, जिस यूनिट को बनाते हैं, उस पूरी यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, ओपेरॉन। एम आई क्लियर? यस सर। रेगुलेटर जीन क्या करता है, रेगुलेटर जीन, अच्छा ये ऑपरेटर क्या है, ऑपरेटर स्विच को ऑन और ऑफ करने का काम करता है कि ट्रांसक्रिप्शन होगा कि नहीं होगा, ये ऑन ऑफ स्विच है। अभी क्या होता है, जब लैक्टोज नहीं है तो क्या होता है, रेगुलेटर जीन एक प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, इस प्रोटीन का नाम है रिप्रेसर।
रिप्रेसर प्रोटीन जाती है ना, ये रिप्रेसर प्रोटीन जाती है, सॉरी मैं उल्टा बता दिया, ये उल्टा डायग्राम इनफैक्ट बना हुआ है, थोड़ा सा ये नीचे वाला होगा नो लैक्टोज, व्हेन नो लैक्टोज, जब लैक्टोज नहीं है। तो जब लैक्टोज नहीं होगा तो ये रेगुलेटर जीन जो होगा ये एक प्रोटीन को बनाएगा, इस प्रोटीन का नाम है रिप्रेसर। रिप्रेसर प्रोटीन जाएगी, रिप्रेशन अभी एक्टिवेटेड प्रोटीन है, ये जा करके स्विच में यहां पे अटैच हो जाएगी और स्विच को ऑफ कर देगी। जब ये ऑफ हो गया तो ऑफ होने की वजह से नो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा, ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा तो ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब रिप्रेसर यहां पे जुड़ जाता है तो यहां पे जो आरएनए पॉलीमरेज है वो यहीं अटक जाता है। आरएनए पॉलीमरेज के रास्ते में इसने बैरियर क्रिएट कर दिया है ना, दिस इज आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज के बैरियर क्रिएट कर दिया। आरएनए पॉलीमरेज जब आगे नहीं जा पाएगा, मूव नहीं कर पाएगा, स्लाइड नहीं कर पाएगा, जब स्लाइड नहीं करेगा तो कोई ट्रांसक्रिप्शन नहीं है, जब ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो कोई ट्रांसलेशन नहीं होगा, नो ट्रांसलेशन, जब ट्रांसलेशन नहीं होगा तो नो एंजाइम, किसी भी तरह के एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं होगा। अब क्या होता है, जब लैक्टोज आ गया, सेल के अंदर लैक्टोज आ गया, ये हो गया लैक्टोज, लैक्टोज इंड्यूसर की तरह काम करता है। लैक्टोज क्या करता है, रेगुलेटर जीन ने रिप्रेशर बनाया, मतलब रोकने वाला बनाया, ये लैक्टोज गया और लैक्टोज जा करके यहां पे जो इसकी एक्टिव साइट थी वहां जुड़ गया, जुड़ने के बाद इसके स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया और इसको रोक लिया, यहां जुड़ने से रोक लिया। जब इसको रोक लिया, जब भाई इसको रोक लिया तो स्विच क्या हो गया, ऑन हो गया। जब स्विच ऑन हो गया तो स्विच के ऑन होते ही आरएनए पॉलीमरेज यहां पर प्रमोटर जीन में आकर के अटैच हो गया, जुड़ गया आकर के, आरएनए पॉलीमरेज अटैच हो गया। अब इसका रास्ता साफ है, ये यहां से यहां की तरफ स्लाइड करेगा, जब स्लाइड करेगा तो तीनों जीन को क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा, एमआरएनए बनेगा, जब एमआरएनए बना तो ट्रांसलेशन होगा, ट्रांसलेशन हो गया तो क्या होगा, एंजाइम बनेगा और एंजाइम फिर लैक्टोज को डाइजेस्ट कर देगा। तो जब लैक्टोज मौजूद होगा तो इंड्यूसर वो होता है जो रिप्रेसर को ऑपरेटर जीन में जुड़ने से रोकता है। तो जब यहां पर लैक्टोज, व्हेन लैक्टोज इज प्रेजेंट, तो जब लैक्टोज प्रेजेंट होगा तो लैक्टोज क्या करेगा, जीन को ऑन कर देगा, और जीन को ऑन कर देगा तो ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा, एंजाइम बनेंगे और लैक्टोज का डाइजेशन होता रहेगा। जब लैक्टोज नहीं होगा तो जीन को ऑफ कर देगा, जीन के ऑफ हो जाने की वजह से यहां पर किसी भी तरह के एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं बनेगा। जीन इस तरह से काम करते हैं हमारी बॉडी में। इस मॉडल को देने का क्रेडिट जैकब और मोनेट को जाता है, इनको इस बात के लिए नोबेल प्राइज दिया गया है, एंड दिस इज कॉल्ड ओपेरॉन मॉडल। बोलो भाई लोगों, क्लियर है बेटा? यस सर। पक्का क्लियर है? 100%? 100% क्लियर है ना? हाँ जी। ठीक बेटा, इसको इसका भी स्क्रीनशॉट लो, है ना। और यस। हमारा ये पूरा हो गया। मैं फिंगरप्रिंटिंग और बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि पूछा जाएगा, ठीक है। ओके सर। और कोई डाउट हो तो पूछ लो। दोबारा इसी को एक्सप्लेन करो सर। बिल्कुल बेटा, दोबारा एक्सप्लेन कर देते हैं। देखो, ये ओपेरॉन कॉन्सेप्ट है। तो ओपेरॉन क्या होता है, एक जीन का लंबा सा पार्ट जिसमें जीन जुड़े होते हैं, जीन के जस्ट बाद एक ऑपरेटर जुड़ा होता है, ऑपरेटर स्विच है, ऑन ऑफ करने का काम करता है, इन जीन्स को ऑन ऑफ करने का काम करता है। उसके जस्ट में बगल में एक प्रमोटर साइट है जहां पे आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है, और उसके बगल में एक और साइट है जिसको हम रेगुलेटरी जीन्स कहते हैं। इस पूरी यूनिट को रेगुलेटर, प्रमोटर, ऑपरेटर और जीन यूनिट, इन चारों को मिलाकर के हम लोग क्या कहते हैं, ओपेरॉन कहते हैं, ठीक है ना। इस चारों को मिला के हम लोग ओपेरॉन कहते हैं। अब जब लैक्टोज नहीं होता है, तो लैक्टोज जब नहीं होता है तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम हमें नहीं चाहिए। तो क्या होता है, ये रेगुलेटर जीन एक प्रोटीन बनाता है जिस प्रोटीन को आप रिप्रेसर कहते हैं। रिप्रेसर इस प्रोसेस को सप्रेस कर देता है, रिप्रेसर जाता है और रिप्रेसर जा करके इस ऑपरेटर साइट में जुड़ जाता है, और यह आरएनए पॉलीमरेज को ट्रांसक्रिप्शन करने से रोक देता है, जिससे कि ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाता है, फिर ट्रांसलेशन नहीं होता है, तो एंजाइम नहीं बनते। ये कंडीशन तब की है जब लैक्टोज नहीं था। फिर क्या हुआ, बैक्टीरिया के पास लैक्टोज आ गया,
जब लैक्टोज शुगर बैक्टीरिया को मिल गई तो लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम बैक्टीरिया को बनाने हैं। अब क्या होता है, रेगुलेटर जीन अभी भी रिप्रेसर प्रोटीन बना रहा है जिसको कि लैक रिप्रेसर बोलते हैं, जो लैक जीन को सप्रेस करने वाला, तो लैक रिप्रेसर बना रहा है। अब क्या होता है, इस रिप्रेसर में जा करके यहाँ पे ये लैक्टोज जुड़ जाता है, ये लैक्टोज का मॉलिक्यूल है, लैक्टोज जुड़ जाता है। जब ये लैक्टोज जुड़ जाता है तो लैक्टोज क्या करता है, रिप्रेसर के कन्फर्मेशन को, मतलब इसके शेप को चेंज कर देता है, जिसकी वजह से ये ऑपरेटर में जाके जुड़ नहीं पाता है। तो इंड्यूसर वो होते हैं जो रिप्रेसर को इनएक्टिवेट कर देते हैं। अब ये इनएक्टिव हो गया, नहीं जुड़ पाया, जब नहीं जुड़ पाया तो स्विच ऑन हो गया, जब स्विच ऑन हो गया तो आरएनए पॉलीमरेज यहां पे अटैच हो गया, पॉलीमरेज स्लाइड करने लगा, ट्रांसक्रिप्शन हुआ, ट्रांसलेशन हुआ और इन तीनों एंजाइम का फॉर्मेशन शुरू हो गया और लैक्टोज डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो गया। क्लियर है? यस सर। यस स्क्रीनशॉट ले लिया? ले सकते हैं।